दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मॉडर्न एज एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई थी, जिसने स्पेस को लेकर हमारी समझ को ही बदल दिया था। क्योंकि तब स्पेस टाइम और एनर्जी वाले इस फिजिकल वर्ल्ड के विज्ञान में एक बिल्कुल नई और रहस्यमयी चीज सामने आई थी, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। वैज्ञानिकों को ये सवाल बार बार परेशान करता था कि आखिर क्या यूनिवर्स में ब्लैक होल होते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले काफी सारे साइंटिस्ट इस पर इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे चुके थे कि इस यूनिवर्स में ब्लैक होल होते हैं, और हमारे पास ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारी भी थी, क्योंकि सारे सटीक कैलकुलेशन इस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सिर्फ हमारे पास ब्लैक होल के होने के सबूत नहीं थे। लेकिन वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत के बाद सबूत हाथ लगा। 10 अप्रैल 2019 को हमें इस यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल की असली तस्वीर प्राप्त हुई। इस दिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन हर जवाब अपने साथ नए सवाल भी लेकर आता है। भौतिक जगत में 10 अप्रैल 2019 से पहले ब्लैक होल एक थियोरेटिकल इमेजिनेशन माना जाता था, लेकिन इस दिन ब्लैक होल की सबसे पहली वास्तविक तस्वीर हमारे सामने आई। तब से भौतिक विज्ञान ने एक करवट ली है। हर कोई इसमें पहले से और ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, और दुनिया के आम लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि ब्लैक होल आखिर जन्म कैसे लेते हैं, क्योंकि ये अस्तित्व का सवाल है और ये स्वाभाविक भी है। आज के इस वीडियो में ब्लैक होल से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आखिर इस यूनिवर्स में मौजूद इतने विशाल ब्लैक होल बनते कैसे हैं? आमतौर पर ब्लैक होल का निर्माण विशाल तारों से होता है। जितना बड़ा तारा उतना चाइल्ड ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए सभी तारे क्वालिफाइड नहीं होते। हमारे सूरज से 8 गुना या उससे ज्यादा बड़ा तारा ही ब्लैक होल बन सकता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ब्लैक होल किसी न किसी तारे से ही बनता है, इसलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि एक तारे का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, तब इस विस्फोट के बाद इसमें एटम्स का निर्माण होने लगा। इसके बाद हाइड्रोजन बना, इसके बाद हीलियम बना, और फिर बहुत सारे एटम्स बनने लगे। इन एटम्स पर ग्रेविटी की मदद से गैस और डस्ट के काफी सारे विशाल बादल भी बनने लगे। गैस और डस्ट से बने ये बादल यूनिवर्स में इतने ज्यादा फैले होते हैं कि हमारे सौर मंडल भी उसके आगे कुछ नहीं है। और गैस और डस्ट के बने इन बादलों को हम निहारिका यानी कि नेबुला कहते हैं। यूनिवर्स में नेबुलास को बनने में लाखों सालों का समय लगा था। ये हमारे समय के अनुसार एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इन नेबुलस में कुछ जगह बहुत सारी गैस और डस्ट होती है, और जब वहाँ ग्रेविटी के कारण कोलैप्शन शुरू होता है, तो इस कोलैप्शन की वजह से स्टार्स का निर्माण होता है। ये स्टार कितना बड़ा होगा, ये उस नेबुला के रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है। हमारे सूरज और पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण भी ऐसे ही एक नेबुला के कारण हुआ है, जो आज से करीब 4 बिलियन साल पहले कोलैप्स हुई थी। यूनिवर्स में मौजूद हाइड्रोजन के अणु खुद में ही एक दूसरे को क्रश कर लेते हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब ज्यादा ग्रेविटी और मैस की वजह से नेबुलर रिएक्शन शुरू हो जाता है, और यहाँ से एक तारे के बनने की शुरुआत होती है। नेबुलास के गर्भ में तारे का निर्माण बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है। इसमें डेंसिटी और प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। इसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है, और टेम्परेचर अपार तौर पर इंक्रीज होने की वजह से नेबुला के सेंटर में एक गर्म गुब्बारे का निर्माण होता है, और इसमें गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। और यही गुब्बारा वो तारा है जो गर्म होकर उस स्थिति तक पहुंच जाता है जब हाइड्रोजन ही बंद होने लगता है, और उस गुब्बारे में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रक्रिया की शुरुआत होते ही एक तारे का जन्म होता है, और यहीं से एक तारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करने लगता है, और अपार रोशनी, अपार ऊर्जा यूनिवर्स में स्प्रे करने लगता है। तारे का हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन ही तारे में ऊर्जा का निर्माण करता है, और तारे की ये प्रक्रिया लाइव लॉन्ग चलती रहती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक तारे का पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता और वो आयरन में तब्दील नहीं हो जाता। काफी साल गुजरने के बाद जब तारे में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और वो आयरन में परिवर्तित हो जाता है, इसके बाद तारे के सेंटर से सरफेस की ओर लगने वाला रेडिएशन फोर्स खत्म हो जाता है, जिसके कारण ग्रेविटी का हाई प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस तारे के सेंटर में लगने वाली ग्रेविटी का फोर्स इन्फिनिट हो जाता है। इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके के साथ वो तारा फट जाता है, जिस धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जो कि भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और जिस ऊर्जा को गैलेक्सी के दूर दूर विस्तारों तक देखा जा सकता है, ये ऊर्जा इतनी होती है जितनी ऊर्जा हमारा सूरज पूरी लाइफ में उत्सर्जित करेगा। उससे 100 गुना ज्यादा ऊर्जा इस सुपरनोवा विस्फोट से उत्सर्जित करता है, और इस धमाके के बाद उस जगह पर यूनिवर्स के स्पेस
और टाइम में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और यहाँ निर्माण होता है एक विशालकायक ब्लैक होल का। मॉडर्न फिजिक्स ऐसा मानता है कि बिग बैंग से पहले भी ऐसे ही सिंगुलैरिटी थी। इस तरह एक तारा ब्लैक होल बन जाता है, लेकिन हर कोई तारा ब्लैक होल नहीं बनता। सिर्फ वही तारे ब्लैक होल्स बनते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 8 गुना से ज्यादा हो। हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि वो इतना मैसिव नहीं है। हमारे सूरज का हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो वो एक व्हाइट डोरफ में परिवर्तित हो जाएगा। छोटे तारे रेड जॉइंट बनकर व्हाइट डोरफ बन जाते हैं और उनके विस्फोट के बाद जो रॉ मटेरियल उनसे अलग होता है वो नेबुला बन जाता है, जबकि बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोट के साथ ब्लैक होल बनते हैं। ये ब्लैक होल्स जिनसे लाइट के पार्टिकल फोटोन भी पास नहीं हो पाते हैं, जो बड़े से बड़ी चीज को निगल जाते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को सिर्फ एक छोटे से पॉइंट में कंप्रेस कर लेते हैं। इनके इवेंट से कोई नहीं बच सकता और इनके इवेंट सेंटर में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दोस्तों, ब्लैक होल्स भी कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।